दोस्तों आप सभी को नमस्कार। टिट क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी का स्वागत है। वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग किन बातों पर चर्चा करेंगे या क्या क्या देखेंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पेट का फॉर्म निकला है, पेट की वैकेंसी निकली है 2022 का नोटिफिकेशन की संपूर्ण अध्ययन हम लोग देखेंगे। ऑनलाइन फॉर्म की पूरी प्रोसेस देखेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भराएगा। इसके अलावा फॉर्म की स्टार्ट कब से ये शुरुआत होगा, अंतिम तिथि कब तक होगी, ऑनलाइन फॉर्म कैसे कैसे भराएगा, इसकी पूरी प्रोसेस देखेंगे। ऑनलाइन फॉर्म की फ़ीस कितनी होगी, शुल्क कितना लगेगा, इसके लिए क्या योग्यता या क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होगा, अर्हता या फिर योग्यता क्या क्या होगा, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में देखेंगे। एज लिमिट के संबंध में न्यूनतम क्या उम्र होनी चाहिए, अधिकतम क्या उम्र होनी चाहिए। स्कोप देखेंगे, पेट एग्ज़ाम क्यों कराया जाता है, पेट एग्ज़ाम के बाद क्या स्कोप रहेगा। रिक्रूटमेंट के बारे में देखेंगे। नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें दी हुई है या नहीं दी हुई है, ये देखेंगे कि कौन कौन भर्तियां होने वाली है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी दिया हुआ है या नहीं दिया है, उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम का डेट से संबंधित चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये देखेंगे हम लोग जो पेट एग्जामिनेशन है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराती है। ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ कराती है। विज्ञापन की जो संख्या है, ये परीक्षा 2022 है। इसका जो नाम है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट पेट 2022। अब यहाँ पे देखिए तिथि यहाँ पर ही दे दिया हुआ है कि ऑनलाइन फॉर्म का जो आवेदन शुल्क ये प्रारंभ जो तिथि है 28 जून, ये कल से शुरुआत हो चुका है। और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो जो है 27 जुलाई रखा गया है। और शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है, जब फॉर्म भरा जाएगा तो आवेदन में संशोधन की एक जो है अवसर दिया जाएगा। और संशोधन के लिए 3 अगस्त 2022 का समय अवधि दिया गया है। आगे देखेंगे इसमें जो है अंतिम तिथि ये तो आपका दिया हुआ था। इसके अलावा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि और ये जो आपका 7 दिन जो है अवसर दिया जाएगा संशोधन करने के लिए। तो आगे चलेंगे, जो मेन हम लोग का जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो देखेंगे। ये समूह ग का इसमें पद रहते हैं, समस्त जो है पद शामिल किए जाते हैं। 2020 के बाद ये कर दिया गया है कि पेट एग्जामिनेशन होगा। पेट एग्जामिनेशन के बाद ही जो है समूह ग की जितनी भर्तियां हैं वो की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन जो है ये वेबसाइट आपको दिया हुआ है। वेबसाइट आप ध्यान देंगे http://up.triplsc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की जो है आप प्रक्रिया चालू कर सकते हैं, जिसमें पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा। इसके अलावा प्रारंभिक जो परीक्षा अर्हता परीक्षा है कि अनिवार्यता, अब इसमें अनिवार्यता दिया हुआ है द्विस्तरीय शिक्षा प्रणाली परीक्षा प्रणाली होगा, जिसमें पेट एग्जामिनेशन प्रारंभिक होगा। और अलग अलग जो पद हैं, अलग अलग पद जब भी पद निकाले जाएंगे उनके लिए फिर से एक जो है एग्जामिनेशन होगा, दोबारा एग्जामिनेशन होगा। तो पेट क्वालिफिकेशन ये केवल क्वालिफाइड एग्जाम है। और इसकी जो अवधि होगी, ये पेट एग्जाम आप पास कर लेंगे तो ये 1 साल के लिए अवधि इसके मान्य होगा। 1 साल तक जो भी भर्तियां निकलती हैं यूपी ट्रिपल सी के द्वारा, उसमें आप भर सकते हैं, अगर इसमें आप शॉर्ट लिस्टेड कर लिए जाते हैं या इसमें क्वालिफाइड कर लिए जाते हैं। इसके स्कोर के आधार पर ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें आयोग की जो परिधि में आने वाले कौन कौन पद हैं, इसमें पद से संबंधित विवरण दिया गया है, जो तीसरा कॉलम है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2014 का धारा जो 2 है उसमें दिया हुआ है समूह ख समूह ग, जिसमें सीधी भर्ती किए जाते हैं, जिसमें सचिवालय के पद भी हैं। और राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रित बोर्ड, निगम और विधिक निकाय के समूह ग के पद भी शामिल हैं। इसमें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद के आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा सकता है या उसमें जोड़ सकता है। तो ध्यान देंगे, जब जनरल सा व्यू है ये कि समूह ग और समूह ख के जितने पद हैं जो सरकार द्वारा सीधी भर्ती के द्वारा शामिल किए जाते हैं, इसमें सब में शामिल है। पेट एग्जामिनेशन के बाद ही इसमें जो है आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। पेट एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन है। इसके बाद अगर ये आपका स्कोर कार्ड मिल जाता है तो 1 साल के लिए आपका जो है 1 साल के लिए वैलिड होता है। और इसके बाद जो है जो भी भर्तियां निकलती हैं उसमें आप दोबारा फॉर्म भरना पड़ता है, दोबारा चयन प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है, जिसमें परीक्षा वगैरह होता है। आगे चलेंगे, इसमें वेतन के बारे में भी दिया हुआ है। जो वेतन होगा वो पे बैंड 1 जिसमें दिया हुआ है 5200 से 20,200, और इसका जो ग्रेड पे होगा 1900 होगा। और पे बैंड जो 2 होगा 9300 से 34,800, जिसमें कि अगर आप देखें
तो ये जो इसका ग्रेड पे होगा 4600 होगा। तो इसमें अधीनस्थ सेवा चयन की परिधि में शामिल हुआ, जिसमें कि समूह ग और समूह ख दोनों पद इसमें शामिल किए जाते हैं। आगे चलेंगे, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना दिया हुआ है कि प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा ऑनलाइन आवेदन के लिए। तो सबसे पहले कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो अभी आपने वेबसाइट ऊपर देखा कि UP.SC.gov.in जो वेबसाइट है, उसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिया हुआ है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, उसके बाद फॉर्म जो है फिल करना होगा, जिसमें सारे डिटेल आपको भरने होंगे, जिसमें एड्रेस वगैरह रहेगा, आपका क्वालिफिकेशन से संबंधित जो डिटेल रहेगा। उसके बाद फीस जो है पेमेंट करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। उसके बाद आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये जो समस्त प्रक्रियाएं हैं एक बार में ही पूर्ण करना है, ये भी ध्यान देंगे आप। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन एक बार कर लिया फिर फ़ोटो अगले दिन कर लिया, ऐसा नहीं है। ये जितनी प्रक्रियाएं हैं, 5 प्रक्रिया है, उसको एक बार में ही आपको जो है प्रोसेस पूरा करना है। रजिस्ट्रेशन करके आप छोड़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जो आवेदन से संबंधित रिक्वायरमेंट है, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपयुक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बार-बार आप नहीं कर सकते, एक बार में ही आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं। जितने ये प्रोसेस हैं, चाहें तो एक बार में ही पूरा कर सकते हैं और चाहें तो रजिस्ट्रेशन एक दिन कर लीजिए। उसके बाद अगले बार जो है आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है मौका आपको मिलता है, जब भी आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन यहाँ पे दिया हुआ है कि अभ्यर्थी अगर चाहे तो एक बार में ही संपूर्ण प्रक्रिया पूरा कर सकता है। अगर वो चाहे तो अलग-अलग समय पे पूरा कर सकता है। आगे चलेंगे, जो इसमें एज से रिलेटेड जो प्रोविज़न है, इसमें न्यूनतम जो आयु है 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो आयु है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। तो ये भी ध्यान देंगे, न्यूनतम और अधिकतम उम्र के बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा वेबसाइट ये आपका फिर से दिया हुआ है। आगे चलेंगे, रजिस्ट्रेशन संबंधित जो प्रोविज़न है, रजिस्ट्रेशन में क्या-क्या डिटेल पूछा जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन जब पहला स्टेप जो आपका होगा, नाम, पिताजी का नाम, उसके बाद निवासी श्रेणी, उसके बाद जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल, पता, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, ये सब इत्यादि जो ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन में इतनी डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो मोबाइल पे और या मेल के माध्यम से आएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जब कभी भी चाहें तो आगे वाले जो प्रोसेस हैं आप पूरा कर सकते हैं। कभी भी जब कभी भी आपको करना होगा, यूज़र आईडी पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करेंगे और अगली प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें कि फ़ोटो अपलोड करने का जो अगला प्रोसेस है। फ़ोटो पे ध्यान देंगे, फ़ोटो जो होनी चाहिए बिल्कुल स्वच्छ, और जो है जो चेहरा है बिल्कुल तटस्थ दिखना चाहिए। ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। फ़ोटो का आकार दिया हुआ है 3.5 गुणे 4.5 सेंटीमीटर, और फ़ोटो कब का होना चाहिए, तो 6 महीने से पुराने का नहीं होना चाहिए। फ़ोटो में जो भाग है, जैसे आपका इतना पार्ट होता है, तो जो 70% भाग है उसमें चेहरा ही दिखाई देना चाहिए। 70% मान के चलिए कि ये 70% हुआ, इसमें चेहरा ही दिखाई देना चाहिए। बाकी जो शरीर के अन्य हिस्से हैं वो इतने में होने चाहिए। तो चेहरा बीचों बीच और इतने जो है दिखाई देने चाहिए। तो ये आपका दिया हुआ है। आगे चलेंगे, अगला जो इसमें और क्या-क्या डिटेल दिया हुआ है देखेंगे। तो फ़ोटो जो है जेपीजी या फिर जेपीईजी हो सकता है, इसको स्कैन करना होगा। अधिकतम जो साइज़ होगी 50 केबी होनी चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर जो स्कैन करना होगा, सिग्नेचर का भी दिया हुआ है, 3.5 गुणे 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसकी जो सिग्नेचर जो साइज़ होगी वो 30 केबी हो सकता है। तो ये जो है यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर अमान्य होंगे। जो हस्ताक्षर सिग्नेचर जब भी करना होगा तो रनिंग हैंडराइटिंग मानी जाती है, जिसमें कि पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल ही होंगे, या हर वर्ड का जो पहला कैपिटल है वो कैपिटल होना चाहिए। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान देंगे। उसके बाद जो है अगला जो प्रोसेस होगा, जिसमें कि फॉर्म फिलअप करने के लिए, जिसमें पत्र व्यवहार का पता या अस्थायी पता भरना होगा और डिक्लेरेशन करना होगा। तो ये अगली प्रोसेस हो गया। आगे चलेंगे, इसके बाद फ़ीस का भुगतान का प्रोसेस होगा। जब सारा फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो फ़ीस पेमेंट का आएगा। फ़ीस पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड कोई भी हो सकता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब कोई भी माध्यम हो सकता है, या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से भी हो सकता है। अगर ऑनलाइन आपके पास सुविधा नहीं है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, तो ई चालान प्रिंट आउट करेंगे और इसके अलावा बैंक में आप जमा कर सकते हैं। तो ये भी आपका जो है एक एडिशनल दिया हुआ है। फ़ीस पेमेंट हो गया। उसके अलावा आप और क्या-क्या कर सकते हैं, जब कभी भी आपको अपडेट करना हुआ,
तो ये फ़ीस पेमेंट करने के बाद तत्काल ही प्रिंट आउट आप नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि अगले दिन या फिर जब वो जब अपडेट हो जाए, तो जब ट्रांजैक्शन आईडी अपडेट हो जाएगा उसके बाद ही जो है आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये भी ध्यान देंगे, उसमें ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्रोसेस में कुछ न कुछ टाइम लगता है। तो ये हो गया। अब आवेदन का शुल्क पे हम लोग चर्चा करेंगे कि शुल्क क्या है। तो ये देखिएगा, आरक्षित वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 160 रुपये है, और ऑनलाइन प्रोसेस अगर शुल्क इसमें जोड़ दिया जाए तो 185 रुपये हो जाएगा। ओबीसी के लिए 185, दोनों के लिए सेम है। अनुसूचित जाति के लिए 95 है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए 95 है, और विकलांग जो डिसेबल्ड पर्सन है, केवल ऑनलाइन प्रोसेस का ही शुल्क इसमें लिया जा रहा है, और फॉर्म का शुल्क यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। तो ये केवल 25 रुपये ही है। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी संग्राम या भूतपूर्व सैनिक हैं तो क्रमांक 1 से 4 तक जो भी लागू होगा, चाहे वो अनारक्षित वर्ग होगा, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस वर्ग का आता होगा उतना ही शुल्क उसका देय होगा। तो ये जो शुल्क होगा, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, भूतपूर्व सैनिक हो या महिला अभ्यर्थी हो, इनका इसी क्राइटेरिया में, जिस क्राइटेरिया में वे आते होंगे, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, उतना ही उसका शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा जो है प्रिंट आउट लेना आवश्यक है। प्रिंट आउट आप अवश्य निकालें फॉर्म भरने के बाद, क्योंकि अब कभी भी बाद की जो ट्रांजैक्शन है या बाद की जब कभी भी आप कन्वर्सेशन करते हैं, तो वो हमेशा आपको प्रिंट आउट आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का होना चाहिए। चाहे एडमिट कार्ड आप निकाल रहे हो, चाहे परीक्षा दे रहे हो, परीक्षा के बाद जब भी कभी स्कोर कार्ड आपको लेना हो, तो आवेदन की हमेशा प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित एक रख लें निकाल करके। अब आवेदन भरने के बाद अगर बाई चांस आपका किसी डिटेल में कोई त्रुटि हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई संशोधन की बात आती है, तो ये तो संशोधन जो है, संशोधन की लास्ट जो तिथि है वो 3 अगस्त है। कभी भी आप संशोधन कर सकते हैं। संशोधन में ध्यान देंगे, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ में संशोधन नहीं कर सकते हैं। बाकी जो कॉलम होंगे, बाकी जो डिटेल होंगे, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। योग्यता पे देखेंगे, इसकी जो योग्यता है, योग्यता जो रखा गया है वो हाई स्कूल या समकक्ष होना चाहिए। हाई स्कूल से नीचे का कोई अगर बालक या बालिका है, एप्लीकेंट हैं, तो वो योग्य नहीं है। हाई स्कूल से ऊपर की योग्यता अगर है तो एडिशनल आप सारे जो क्वालिफिकेशन है वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम रिक्वायरमेंट हाई स्कूल है। अब अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग योग्यता, जब फॉर्म निकलेगी, वैकेंसी निकलेगी, उसमें आपको लिखा रहेगा, कहीं ग्रेजुएशन होता है, कहीं 10+2 होता है, या फिर अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग निकलेगा। तो जो सेकेंड एग्जाम होगा, ये तो पहला एग्जाम है जो पेट का एग्जाम है, वो प्राइमरी है, आप कह सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ये है। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। तो इसके लिए हाई स्कूल या समकक्ष रखा गया है। अगर इसमें आप पास हो जाते हैं तो अगली जो भर्ती होगी उसमें जो योग्यता होगा, अगर योग्यता आप रखते होंगे, तो अगली भर्ती के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अब इसी का जो स्कोर कार्ड होगा, उसी से आपका जो है अगले के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा पहले से हम लोग देख लिया कि कम से कम जो है 18 वर्ष और अधिक से अधिक जो है 40 वर्ष होनी चाहिए, ये जो है। इसके अलावा अब इसमें आयु सीमा में जो आरक्षित वर्ग के पर्सन हैं उनमें छूट भी मिलेगा, जिसमें कि एससी, एसटी और ओबीसी के जो पर्सन हैं उसमें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष का जो यहाँ पे छूट दिया हुआ है। या कुशल खिलाड़ी है उनको भी 5 वर्ष का छूट दिया हुआ है। भूतपूर्व सैनिक है उनको 3 वर्ष का छूट दिया हुआ है। या फिर इस तरीके से आपका जो है, जो अगर बाई चांस कोई डिसेबल्ड पर्सन है, दिव्यांग पर्सन है, तो उसमें 15 वर्ष की आयु की छूट दी हुई है। तो ये भी ध्यान देंगे, मैक्सिमम आयु की जो छूट है वो भी अलग अलग आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग छूट का प्रावधान दिया गया है। आरक्षण का जो प्रोविज़न होगा, वो जो भी कानून होगा, जो नियमावली होगा, उसी अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। परीक्षा की जो योजना और पाठ्यक्रम होगा उस पर भी ध्यान देंगे कि पाठ्यक्रम क्या होगा। तो पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया हुआ है, जो नॉर्मलाइजेशन, पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि परीक्षा का जो माध्यम होगा वो लिखित परीक्षा होगा, जिसमें पेपर और पेंसिल का यूज आप करते हैं। इसके अलावा जो स्कोर कार्ड होगा उसमें नॉर्मलाइज किया जाएगा। परीक्षा को जो कार्यक्रम है वो अभी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। परीक्षा की डेट कब होगी या परीक्षा की तिथि कब होगी, परीक्षा की तिथि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। परीक्षा की तिथि बाद में वेबसाइट्स के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो नोटिफिकेशन में परीक्षा की तिथि नहीं दी हुई, ये ध्यान देंगे आप। या स्कोर की वैधता 1 साल हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा अन्य हम लोग देखेंगे कि जो सिलेबस है उस पे चर्चा करना है। इसके अलावा और जो डिटेल है ये सब तो नॉर्मल है, जो आप ध्यान देंगे, देख लेंगे। अब यहाँ पे जो है सिलेबस पे चर्चा हम लोग को ज़रूरी करना था। सिलेबस में क्या-क्या आएगा? पहली बात तो एक पेपर होगा, ये भी ध्यान देंगे। केवल एक पेपर होगा, 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, ये भी ध्यान देंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का पूरा मार्क्स उसका 100 रहेगा और 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 2 घंटे में आपको करना रहेगा। क्या-क्या पूछा जाएगा? तो उसमें जो है, जो मेजर पोर्शन होगा, जीएस का जनरली रहता है, जीएस, करंट
हिंदी जनरली जो जनरल नॉलेज के जो सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे। तो भारतीय इतिहास दिया हुआ है, भारतीय इतिहास में कौन कौन टॉपिक है ये भी आपका दिया हुआ है, तो ध्यान देंगे। ये आपका जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त, हर्षवर्धन, राजपूत, सल्तनत, मुगल, मराठा, ब्रिटिश, ये सब आपका इतिहास में दिया हुआ है। आगे चलेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये देखिए राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हैं, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, इसके अलावा स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, विधायी संशोधन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अलावा भूगोल से भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भूगोल का भी सिलेबस इसमें है। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, तो ये भूगोल से ही संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था जो इंडियन इकोनॉमी है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था जो पहले के हैं 1947 से 91 तक, 1991 के बाद और फिर 2014 के बाद, तो ये अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये जो है एक एक टॉपिक दिया हुआ है कहाँ से पूछा जाएगा ये भी आपको ध्यान देना है। आगे देखेंगे तो सामान्य विज्ञान का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान अगर आप देखें तो सामान्य विज्ञान और अंकगणित, तो ये आपका विज्ञान संबंधित क्वेश्चन रहेगा, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और प्रारंभिक अंकगणित से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो जनरल नॉलेज के लिए होता है। इसके अलावा हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी ध्यान देंगे। जनरली सब सारे जो सेक्शन हैं उनसे 5-5 जो है 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सामान्य हिंदी से ही 5 नंबर, सामान्य अंग्रेजी से 5 नंबर, जो रीजनिंग वगैरह होता है, लॉजिकल रीजनिंग है, उससे भी 5 नंबर, और जो करंट अफेयर्स है उसका थोड़ा वेटेज ज़्यादा दिया गया है। करंट अफेयर्स से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत एवं वैश्विक करंट अफेयर्स। और जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस है जो स्टैटिक आप जीके कह सकते हैं, तो भारत के पड़ोसी देश या फिर ये जो जितने स्टैटिक होते हैं इससे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका जो है, इसके अलावा क्या क्या आ सकता है, इसके अलावा गद्यांश से 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और जो ग्राफ है उसका विश्लेषण जो करना है उससे 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और अंक तालिका व्याख्या है, विश्लेषण है, इससे भी 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। जो आपके सिलेबस हैं उसकी डिफ़िकल्टी लेवल जो होगा एनसीईआरटी के जो है सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, चाहे वो 10 का स्तर हो सकता है या 10+2 का स्तर हो सकता है। तो ये भी ध्यान देंगे 1 से लेकर 9 तक के। और बाकी जो आपके हैं जिसमें कि क्वेश्चन का जो प्रकार है ये भी ध्यान देंगे कि परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर मिलता है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 नंबर काट लिया जाता है, तो उसको -1 बोलेंगे। तो उदाहरण स्वरूप समझिए कि अगर आपका एक उदाहरण समझिए कि आपने टोटल 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जिसमें कि 60 क्वेश्चन अगर सही है और 20 क्वेश्चन गलत है, तो उसका स्कोर, आपका स्कोर कितना आएगा? तो 60 क्वेश्चन में 60 नंबर तो ऐसे मिल जाएगा, लेकिन 20 क्वेश्चन जो गलत आपने किया था उसका 1/4 कट जाएगा, इसका मतलब 5 नंबर कट जाएगा। तो टोटल में से अब 60 में से 5 अगर घटा देंगे तो ये 55, इसका मतलब 55 नंबर आपका सही हुआ। 80 क्वेश्चन तो किए थे, 60 क्वेश्चन सही हुआ था, 20 क्वेश्चन गलत हुआ, तो 55 नंबर मिलेगा। तो ध्यान देंगे आपकी जो गलती होनी चाहिए बहुत गलती कम होनी चाहिए, या जो आप सही जान रहे हो उसी पे सही आप करेंगे। तो इसमें ध्यान देंगे कि जिसका आंसर आपको सटीक पता हो वही करेंगे। तो वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब ये ऑनलाइन फॉर्म जो है आप फिलअप करिए, पेट एग्जामिनेशन दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।